मेरी वीडियो क्यों देखोगे? देखो, पहला रीज़न ये है, आप खुद बताओ, अगर आप एक 5 साल के बच्चे हो और आपकी मम्मा कैंसर से सामने तड़प रही है ना, कैंसर से सामने तड़प रही है और आप वो सब चीज़ें देख रहे हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप फेस कर रहे हो और आपकी मम्मा आपको ये रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आप भगवान के आगे, आप भगवान को इतना मानते हो, आप भगवान के आगे खड़े होकर मेरी मौत की दुआ मांगो, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। और फिर कुछ ही दिनों के बाद अगर आपकी मम्मा की डेड बॉडी आपके सामने होती है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। उस दिन आपको ऐसा लगेगा ना कि आपकी ज़िंदगी यहीं पे थम गई है ना, रुक सी गई है। इतना ही नहीं, फिर आपकी मम्मा एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद आपके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि आपको कभी कहाँ धक्के मारकर हाथ जोड़ कर निकाला जाता है कि आप हमारे लिए मनहूस हो। तो आपको कैसा लगेगा? तो आप कनेक्ट तो करोगे ना। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उन सांसों का आपके सामने थम जाना जो आपको इस दुनिया में लाए थे, क्योंकि आज हम इतने बड़े हो गए हैं ना, इतने बड़े होने के बाद भी इतना सा सोचते हैं ना तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सोचो उस टाइम पे सब कुछ एक्चुअल में घट रहा था, तो कितना इमोशनल कर देने वाला इंसिडेंट होगा वो, है ना। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ थी? कि मैं सबसे बड़ी, सब घर में तीनों भाई बहन में सबसे बड़ी थी और बाकी दोनों भाई बहन छोटे थे। तो लग रहा था कि बस अब सारी जिम्मेदारी सर पे आने ही वाली है। इससे स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज सुबह सुबह 7 बजे का समय, 7 बजे मैं बाहर आकर आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ना आज एक क्लिक हुआ माइंड में कि आज तो मुझे अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बट यूट्यूब पे बैठकर आप सबके पास इतना टाइम क्यों होगा कि आप मुझे अपने इस प्यारे से दिन का 2 मिनट्स दे पाएँ? तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज मुझे आपके 2 मिनट चाहिए ही चाहिए। तो वीडियो को 2 मिनट तक देखो, क्योंकि उसके बाद आप इतना कनेक्ट हो जाओगे कि इस वीडियो को छोड़ नहीं पाओगे। और डेफिनेटली मैं आज आप लोगों को इतना सा ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप कमज़ोर दिल के लोग हो ना तो वीडियो को आप छोड़ सकते हो, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज ये वीडियो होने वाली है मेरी लाइफ जर्नी से रिलेटेड। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी आप इतने मोटिवेट करते हो, आप ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ गए हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। बट मेरी पूरी जर्नी आज तक किसी को भी नहीं पता। हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है जितना जितना उन्हें बताया गया है, जितना जितना उन्होंने देखा है उतना ही पता है। बट आज मैं आप लोगों के साथ पूरा एक एक चीज़ असलियत में, हकीकत में जो मेरे साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। घूमते घूमते थोड़ा सा मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी बोर ना करूँ आप लोगों को। तो आज की वीडियो स्टार्ट होती है 1994 से, जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ। और मेरा बर्थ पता है कहाँ हुआ? मेरा बर्थ हुआ ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, और आज हम लोग रह रहे हैं राजस्थान में। तो देखो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान की जर्नी तो बहुत स्पेशल वैसे ही हो जाती है। तो कितना डिस्टेंस क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गए होंगे, तो सोचो कितना कितना कुछ हुआ होगा, है ना। और कि उन छोटी छोटी गलियों में जहाँ पे मेरी मम्मी पापा वहाँ रहते थे। बर्थ होना बहुत स्पेशल था। स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं अपने मम्मा पापा के घर पे उनकी वेडिंग के पूरे 10 साल के बाद हो रही थी। तो आप सोचो 10 साल के बाद आपकी लाइफ में अगर जो फर्स्ट बेबी होता है वो कितना स्पेशल होता है। तो उतनी ही स्पेशल मैं थी, है ना, उतनी ही स्पेशल मैं थी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब इतने सालों के बाद मैं हुई और इतनी स्पेशल थी। तो सब पापा ने मेरे सारे लाड पूरे करे। मम्मा मुझे हाथों पे उठा के घूमते थे। इवन चड़ोस था ना, वो भी मुझे अपने हाथों से छोड़ता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत सुंदर दिखती होंगी या फिर कुछ भी। बच्चे देखो वैसे ही बहुत स्पेशल होते हैं, तो ऐसे ही कुछ स्पेशल मैं भी थी। अब देखो इतना ही नहीं, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। बस धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई। देखो मम्मा रही नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे फादर का सफ़र था ना, वो भी एक बहुत ही उलझा हुआ सा था। तो वो सब शेयर करूँगी मैं इस वीडियो में, प्लीज़ देखना। क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर, एक 5 गाड़ियों के मालिक वाला ट्रांसपोर्टर होने के बावजूद मेरे पापा आज ई रिक्शा चला रहे हैं। वो क्यों, वो भी आपको इसी वीडियो में पता लगेगा। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो ना फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत स्पेशल तो थी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। तो इतने में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर क्या होता है
बचपन की गलियों से ऊपर उठ के थोड़ा थोड़ा बड़े होते गए। और इवन मैं इतनी स्पेशल थी कि एक बार पापा मुझे गोदी में लेकर झूला झुला रहे थे, और उस टाइम जो छत होती थी, क्योंकि हम रेंटेड हाउस पे रहते थे, उस टाइम की जो छत वगैरह होती थी ना वो बहुत डाउन होती थी, सीलिंग जो होती थी बहुत डाउन होती थी। एक बार पापा ऐसे ही गोदी में उठा के मुझे झुला रहे थे, और झुलाने के साथ साथ क्या हुआ, मेरा जो हाथ था, मेरा हाथ लगा उस पंखे के ऊपर, जो पंखा ऊपर घूम रहा था, एंड माई फादर वॉज लिटरली सो मच एंग्री दैट टाइम। और उन्होंने क्या करा, उस पंखे को तोड़ दिया कि मेरी कामनी को वो टच हो गया, सिर्फ टच हुआ था। तो इतना स्पेशल थे हम, लेकिन स्पेशल होने के बावजूद बाद में बहुत अनस्पेशल हो गए थे। कैसे हो गए थे वही सब आपको आज इस वीडियो में देखना है। मम्मा के जाने के बाद और पापा का हमसे दूर होना क्यों हुआ वो सब भी यहीं पे बताऊंगी मैं आपको। फिर दूर हो जाने के बाद हम 3 भाई बहनों को अलग अलग करने तक का सोचना, फिर अनाथ आश्रम भेजने तक का सोचना इसी वीडियो में मिलेगा। मतलब एक माँ के ना होने से और एक पापा का साया ना होने से आपके सिर से कितनी सारी चीज़ें छिन जाती है ना, वो सब भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा ही समय है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत दिल से आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ और दिल से आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और कितने लोग ये सोचेंगे ऐसा कब हुआ, क्योंकि ऐसा तब हुआ जब हम लोग इतने मोहताज थे कि किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे, और कोई हमें क्यों ही सुनेगा। कहते हैं जब आपके हाथ में पैसा हो और आप स्टेबल होते हो ना लाइफ में, आपको हर कोई सुनना पसंद करता है। जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता, पेरेंट्स नहीं होते और आगे पीछे कुछ नहीं होता ना, तो आपसे लोग ना डिस्टेंस बनाना ही सही समझते हैं। वो सभी आपको इसी वीडियो में पता लगेगा। वीडियो बहुत इमोशनल करने वाली होगी, तो अगर आप सच में कमज़ोर दिल के लोग हैं तो मत देखना, क्योंकि आपके हाथों में गूज बम्प्स ज़रूर होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के। सो गाइज, एज़ यू नो, अभी तक हमारी वही स्टोरी कंटिन्यू है। स्टोरी क्या है, एक्चुअलिटी है मेरी ज़िंदगी के बहुत ही प्यारे प्यारे से किस्से हैं, और बहुत ही दुखद भरे भी होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे वाले भी होने वाले हैं। तो देखो, धीरे धीरे ग्वालियर की छोटी छोटी गलियों में मैं बड़ी होने लगी हूँ, है ना, बड़ी होने लगी। और उसके बाद ज़िंदगी पापा मम्मी की अच्छी चलने लगी, क्योंकि आप समझ सकते हो जब आपकी शादी के 1 2 3 4 5 7 8 9 10 साल तक आपको किसी बच्चे के लिए वेट करना पड़ता है, तो उससे पहले की ज़िंदगी तो आप समझ ही रहे हो कि पेरेंट्स की क्या ही रहती है, पेरेंट्स की होप में निकलती है। एवरी ईच एंड एवरी सेकेंड वो यही होप रखते हैं कि हमें जल्दी से एक बेबी हो और हम उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। और जब तक वो बेबी नहीं होता तब तक ज़िंदगी थोड़ी सी अधूरी रहती है। जैसे ही मैं हुई तो मैंने मम्मी पापा की लाइफ को थोड़ा सा पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। धीरे धीरे हम ग्वालियर से शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे फादर थे शुरू से, स्टार्टिंग से ही ड्राइवरी की उन्होंने, ड्राइवर थे। तो धीरे धीरे हम ग्वालियर से दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट हुए तो पापा तब भी गाड़ी ही चलाते थे, लेकिन वक्त बदलता गया, चीज़ें आगे बढ़ती गई। अब लगभग 4-5 साल के बाद, मेरे होने के 4-5 साल के बाद मेरी छोटी वाली सिस्टर पैदा होती है, और सिस्टर के पैदा होने से घर का माहौल कुछ इस तरीके से बदलता है। एक ट्रक ड्राइवर जो छोटा सा ट्रक ड्राइवर था, उसने धीरे धीरे करके अपने जिसकी पापा ड्राइविंग करते थे पहले, वो ट्रक खरीदा, फिर धीरे धीरे दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा, चौथा खरीदा, ऐसे करके पापा ने 4 ट्रक खरीदे। और बस फिर और भी अच्छे से निकलने लग गया, टाइम निकलता गया। बस जैसे ही छोटी वाली बहन हुई, शालू हुई, उसके तुरंत उसके मतलब 1 साल के ही बाद छोटे वाला भाई भी पैदा हो गया। आजकल भी ज़माने में मैं देखती हूँ कि लड़कों की बहुत चाहत रखते हैं हमारे जैसे लोग ना, कि लड़के 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 लड़के। तो ऐसा करके मेरी मम्मी को बहुत मतलब होप्स थी, मम्मी की बहुत विश थी कि ना मुझे एक बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो। 10 साल के बाद मैं हुई, और मुझसे 5 साल छोटा मेरा भाई हुआ, और 15 साल के बाद मतलब कि मम्मी को एक बेटे का जन्म हुआ। और जिस टाइम पे मम्मी पापा बहुत खुश थे, और ज़िंदगी और भी आगे चलती गई। दिल्ली, हमारा जो गांव का घर था वो था अपने राजस्थान में। तो मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स जो थे वो राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो धीरे धीरे हम आ गए राजस्थान में। अब मैं फिर से बैठ गई हूँ, मैं खड़ी होकर बैठकर कैसे कैसे वीडियोस शूट कर रही हूँ कि आप लोग बोर ना हो चीज़ों को देख के। देखो, मैं बोर बिल्कुल नहीं होने दे रही हूँ, बट थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्योंकि इस स्टोरी से आप इतना कनेक्ट करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो इस स्टोरी का अभी क्या होने। स्टोरी में बहुत ही खतरनाक वाला मोड़ आने वाला है, तो ये खतरनाक मोड़ को
बैठ के दिल थाम के सुनना और देखना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग शिफ्ट हो गए अब दिल्ली से, पहले हुए ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से हुए अब हम राजस्थान, यानी कि मैंने 5th 6th तक स्टैंडर्ड तक जो भी मेरी स्टडीज़ थी वो मैंने दिल्ली में कंप्लीट करी। उसके बाद फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि मम्मी की कभी चाहत नहीं थी कि मेरे बच्चे गांव में जाकर गांव में पढ़ाई करें, लेकिन मेरे फादर को ये लगता था कि हमारा घर है गांव में और गांव में रहना चाहिए एंड ऑल दैट, जो भी हस्बैंड वाइफ का चलता रहता था वो। लेकिन फाइनली वी शिफ्टेड राजस्थान इन दैट टाइम। तो मम्मी का नहीं चली, पापा की चली और हम राजस्थान में शिफ्ट हो गए। उसके आगे की स्टडीज़ मेरी हुई यहीं पर राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में। और सीरियसली बताऊँ, मैं ऑलवेज़ अपने टीचर्स की इतनी फेवरेट थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे व्लॉग में भी बताया, मैं हर चीज़ में, हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे आता है या नहीं आता, बट ऑलवेज़ मैंने ट्राई किया। अगर मेरी फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी समझते हैं, उन्हें भी पता है उन्हें भी पता है ये वाली चीज़ मेरी ना, कि मैं हमेशा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। चाहे वो अपना डांस हो, सिंगिंग हो, स्टडीज़ हो, और उस टाइम पे जो भी चलता था, छोटे मोटे गेम्स होते थे, ड्रामा टाइप होता था, मतलब मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ऑलवेज़ आगे रहती थी। और मेरी मम्मा की ना शुरू से होप थी कि मेरी कामनी बहुत ही अच्छी एक पोस्ट पे किसी टाइम पे, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक सा था, तो मेरी मम्मी की हमेशा होप थी कि कामनी मेरी बहुत आगे करेगी, बहुत आगे बढ़ेगी और हम सबका नाम रोशन करेगी। आज भी आप नहीं मानेंगे, मैं मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ कोई इंसान है ना मेरी फैमिली में, वो मैं हूँ। तो मम्मी होती तो शायद वो बहुत खुश होती। तो इतने में ही आप समझ सकते हैं, जब मैं 5th क्लास में थी तो मेरी एज क्या ही रही होगी। आज भाग्य मेरा 5th क्लास में, तो वो 10 इयर्स का है, तो उस टाइम पे मैं भी 10 इयर्स में थी। कॉफ़ी के मग के साथ आगे की स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ और रात के 10 बज गए हैं, पर मुझे तक कैसे भी करके मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। तो देखो, अपनी ज़िंदगी की जर्नी बहुत लंबी होती है ना, तो कुछ ही मिनटों में पूरी कह देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट फिर भी मैंने आज की वीडियो की लिमिट थोड़ी बाउंड्री में क्रिएट करने का सोच रही हूँ कि अभी ये पार्ट 1 होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम पहुँचे कि मेरा बचपन गुजरा, सब कुछ हुआ। फिर हम, मतलब भाग्य की जितना थी, मैं 10 इयर्स की थी, और 10 इयर्स के बाद धीरे धीरे ना मेरी जो मम्मा थी ना, उनकी तबीयत ख़राब रहना स्टार्ट हो गई। कभी उनका सिर दर्द, कभी उनकी कमर दर्द, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता था। और वहीं दूसरी ओर मेरे पापा, आई डोंट नो, पापा जब वीडियो देखेंगे तो शायद उनको गुस्सा आएगा, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं कुछ भी ना झूठ नहीं बोलूँगी, तो इसलिए मैं इस चीज़ में भी बिल्कुल फेक नहीं बोलूँगी। मेरे पापा का भी दूसरी तरफ से कनेक्शन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मम्मी की धीरे धीरे तबीयत ख़राब हो रही थी और पापा दूसरी साइड पे जा रहे थे। वो आप समझ ही गए होंगे, इनडायरेक्ट बताऊंगी, डायरेक्ट बोलूँगी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज मैं उन्हीं की बच्ची हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा अगर मैं अपने पापा के लिए कुछ गलत बोलूँ, वो भी सोशल मीडिया पे आकर। बट हाँ, मैंने इतना ज़रूर बता दिया कि इनडायरेक्टली बता दिया कि थोड़ा सा वो गलत रास्ते पे जाना स्टार्ट हो गए थे। अब हमारी ज़िंदगी के ज़िंदगी की दो इम्पोर्टेंट कड़ी थी जो दूर दूर होती जा रही थी। चीज़ें ना बहुत उथल पुथल होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब धीरे धीरे उथल पुथल होना स्टार्ट हो गई थी। मम्मी की तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो एकदम से ना मम्मी का टेस्ट कराने का सोचा। छोटे बच्चों के साथ बैठ के कुछ कहना, मतलब सो मच बिग डील ना। तो एकदम से ना मम्मी की तबीयत जब ख़राब रहने लगी ना, तो मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी, इससे हम सबको ना ये भी सीखने को मिलेगा, हम लेडीज़ लोग कितनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, तो ये भी देखने को मिलेगा कि हमें वो चीज़ों को कितना सीरियस लेना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मम्मी मुझे बोलती थी, ये कामिनी, अगर मैं कुछ भी खा रही हूँ ना तो मेरे गले में बहुत जल्दी से वो चीज़ फंस रही है। तो मैं कहती थी, मैं बहुत ही छोटी थी यार, छोटी थी, 10-11 साल का बच्चा क्या ही होता है यार। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ शेयर करते थे ना, तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी, मम्मी ना रहने दो यार, आप कुछ भी बोलती हो, और उसके बाद अगर आपको मेडिसिन दिलाते हैं तो आप दवाई भी नहीं खाती हो पूरी अच्छी तरीके से। तो मैंने ना ऐसा कह के मम्मी को गुस्सा करके, और मम्मी को मतलब गुस्सा कर देना, और मम्मी भी इस चीज़ को फिर इग्नोर कर देती थी। लेकिन ग्रेजुअली ना उस चीज़ का पेन जो था ना वो बढ़ता ही जा रहा था।
बढ़ता ही जा रहा था। मम्मी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। तो देखो मैं इतनी छोटी थी ना, मुझे तो ये भी इंसिडेंट याद नहीं। फिर पापा ने ये डिसीज़न लिया कि चलो दिखाते हैं। तो दिखाया कहाँ, अलवर में ही दिखाया डॉक्टर को। तो अलवर में एक सो कोल्ड हॉस्पिटल था, वहाँ दिखाया। तो उन्होंने बताया कि ना, फिर धीरे हल्का हल्का मम्मी के ब्रेस्ट में पेन रहने लगा। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा, तो फिर क्या है, ब्रेस्ट में जो गांठ बन रही है ना वो ठीक हो जाएगी। बस वहीं से जो एक इतनी छोटी सी, इतनी माइनर सी मिस्टेक थी ना, वो अब इतनी बड़ी बनने वाली थी कि सब कुछ तहस नहस सिर्फ उसी वजह से होना स्टार्ट हो गया था। फिर अब देखो, डॉक्टर कोई भी कुछ भी कहते हैं तो हम कभी भी डॉक्टर्स को इग्नोर नहीं करते हैं। तो सेम एज पापा और मम्मी ने भी किया। तो पापा ने और मम्मी ने यही डिसीज़न लिया कि चलो ठीक है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो कट लगवा लेते हैं और मे बी वो ठीक हो जाए। भैया फिर क्या था, इतना सा कट लगवा दिया गया यहाँ पर। और कट लगवाने के बाद ना यार, फिर क्या हुआ, कट लगवाने के बाद हमने सोचा वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे जख्म। वो जो जख्म था ना वो ठीक नहीं हो रहा था, वो गहरा 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 होता जा रहा था। और मम्मी की जो ब्रेस्ट थी ना भाई, वो पत्थर से भी पत्थर होती जा रही थी। मतलब ईंट होती है ना, ईंट भी सॉफ्ट होती है, ब्रिक्स जो होती है वो भी सॉफ्ट थी, लेकिन ना भाई वो अल्टीमेट वाली, मतलब वो इतनी हैवी और इतनी भारी होती जा रही थी ना, पत्थर बन गई थी वो बिल्कुल ही, जैसे पहाड़ का कोई पत्थर होता है ऐसे वाला, बहुत ही मजबूत। तो यार फिर तो देखो डर बनना ही बनना था ना। फिर मम्मी पापा ने और साथ में मेरे बहुत ही, कहते हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिनको, कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखो मैं जिक्र उन लोगों का भी नहीं करूँगी जिन्होंने साथ नहीं दिया था, और जिक्र मैं उन लोगों का भी नहीं करूँगी जिन्होंने मेरा साथ दिया था, जिन्होंने हमारा साथ दिया था, क्योंकि ना उससे प्रॉब्लम उनको होगी जिनका नाम ले दिया मैंने, है ना। तो मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ उन्होंने फिर मम्मी का अपॉइंटमेंट्स बुक कराई भैया लोगों ने, और फिर मम्मी को दिखाया गया हाँ डॉक्टर्स के पास। तो जब दिल्ली दिखाया तो उन्होंने मम्मी को कैंसर बता दिया, ब्रेस्ट कैंसर। तो भाई वहीं से मम्मी की तो दुनिया हिल ही गई। अब आप ये सोचो कि जिस औरत के, जिस लेडीज़ के 10 साल के बाद, 15 साल के बाद बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे इतने छोटे छोटे, इतने मासूम बच्चे हैं। कुछ ही दिन स्पेंड करने के बाद अपने दिन उन बच्चों के साथ, और फिर उस लेडी को ये बता देना कि आप एक कैंसर पेशेंट बन चुके हो। बस वहीं से लाइफ बिल्कुल अलग ट्रैक पे आ खड़ी हुई। पहले मम्मी ने हमसे छुपाया, बट माय मदर वाज सीरियसली सो स्ट्रॉन्ग। सबकी मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मेरी भी मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वहाँ जब दिखा दिया तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपको कैंसर है, आप कैंसर के पेशेंट हो, आपको कुछ कीमोथेरेपिस्ट लेनी पड़ेगी, मे बी आप उस चीज़ से ठीक हो जाओ। और भाई वो जो कट लगा था, उस कट ने इतना सब कुछ ख़राब करके रख दिया। वो कट अभी भी ठीक नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी कीमोथेरेपिस्ट, मतलब मम्मी को फर्स्ट जब कैंसर हुआ तो उसके बाद ही कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद क्या था कि मम्मी ने 4 कीमो करवाई, 5 कीमो करवाई, ऐसे ऐसे करके फर्स्ट कैंसर के बाद उनको 8 कीमोस लगाया गया। और कीमोज, और मेरी मम्मा के जो हेयर्स थे ना वही बहुत लॉन्ग हेयर्स थे, मतलब जो अपने नीज़ होते हैं ना, नीज़ से भी बहुत डाउन हेयर्स थे। तो इतना नीज़ से भी डाउन हेयर्स हो गए, इतने लॉन्ग हेयर्स थे मम्मी के। तो मेरे फादर कभी भी उनको सीजर्स लगाने ही नहीं देते, बोलते थे कि इतने अच्छे तेरे हेयर्स हैं ना, कभी कट नहीं लगना चाहिए इन पे। कट क्या लगता है, प्रभु ने इतना दुख दिया मम्मी की वो हेयर्स यहाँ से। स्टार्टिंग में जब भी कैंसर होता है ना आपको, तो फर्स्ट झटका तो तभी होता है जब आपको पता लगता है इन चीज़ों के बारे में। सेकंड झटका पता है तब होता है जब कीमोथेरेपीज़ के बाद आपकी बॉडी में उन दवाइयों का असर होता है, और उन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि आप बहुत वीक तो हो जाते हो, लेकिन सेकंड ये होता है कि आपकी बॉडी से हर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इवन आईब्रोज, इवन आई लैशेस तक भी मम्मी की ना झड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें सिर के बाल थे उनका, तो क्या ही हुआ होगा। जो सिर के बाल थे ना भाई, धीरे धीरे यहाँ से झड़ जाते, यहाँ से मम्मी बिल्कुल गंजा होके वो यहाँ फंस जाते थे, यहाँ अपना।
माई मदर वॉज रियली सो अपसेट टू सी दैट कि मेरे इतने लॉन्ग हेयर्स, इतने बड़े बड़े हेयर्स झड़ के और नीचे गिर रहे हैं, और हम छोटे छोटे। अब हमें भी पता लगने लग गया था कि कुछ प्रॉब्लम तो है, और कुछ सीवियर वाली प्रॉब्लम है कि मम्मी इतनी तबीयत ख़राब रहने लग गई मम्मी की, और मम्मी के बाल झड़ने लग गए। जो मेरा भाई था वो सिर्फ 6 इयर्स का था उस टाइम। सोचो क्या बीतता है उन बच्चों के ऊपर जिनकी मम्मा की ये हालात हो रहे होते हैं। तो उनके बाल झड़ के नीचे गिरते, और जैसे जैसे वो बाल गिर रहे थे ना, वही वैसे वैसे हमारी उम्मीदें गिर रही थी। लेकिन ठीक है, फिर डॉक्टर्स जो थे ना वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स थे, जिन्होंने हमें होप लगवाते थे। मम्मी हमेशा कीमो के लिए जाती थी, हमेशा मम्मी को होप देते थे कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। और मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है, क्योंकि हर माँ का बस यही रहता है कि उसके जीते जी उसके बच्चों को कुछ ना हो, और जब तक उसके बच्चे छोटे हैं ना तब तक उसे कुछ ना हो, क्योंकि शी नोज़ कि अगर मैं चली गई जाऊंगी ना तो मेरे बच्चों का कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, डॉक्टर्स की होप के बाद वो, सॉरी यार, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था मेरी स्टोरी बहुत इमोशनल है, मैं खुद ही बहुत रो देती हूँ। तो फिर उसके बाद मम्मी को फिर से दिखाया गया, 8 कीमोज़ हो गई। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि आप कीमो से ठीक नहीं हो रहे हो। फिर मम्मी की सर्जरी हुई। वो सर्जरी 10-11 घंटे की चली। 10-11 घंटे के बाद डॉक्टर जो थे बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, और आज भी जब हम उनका नेम गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो उनका नेम दिखाता है, डॉक्टर पाशा। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देखने के बाद गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे ना कैंसर स्पेशलिस्ट अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर पाशा, तो आज भी उनका नाम आएगा। और उनसे अपॉइंटमेंट मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए भगवान की तरह अवतरित होकर आते हैं ना, जो आपका कदम कदम पे सहारा बनते हैं। तो ऐसे कुछ रिश्ते थे, ऐसे कुछ रिश्ते हैं अभी। फिर बट हमारी जो किस्मत थी ना वो वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी भाई। दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला भाई आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। 10-11 घंटे का वो ऑपरेशन चला। उसके बाद हमें तो पता ही नहीं था, एक्चुअली हम अपने मामा के घर पे थे। हमें तो मम्मी का ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। तो डॉक्टर वॉज डैम श्योर दैट टाइम कि हमने कैंसर को मतलब बिल्कुल जड़ से निकाल दिया है। मतलब इतना खुरोच के जिसमें से मम्मी की वेन्स थी ना वो तक निकाल दी गई थी और वापस से डाली गई थी कि कुछ भी, एक भी जर्म्स ना रह जाए, एक भी जर्म रह ना जाए। क्योंकि डॉक्टर तो देखो भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर हमेशा हर कोई अपना काम बेस्ट करता है, तो उन डॉक्टर्स ने भी ऐसे ही बेस्ट किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो पापा थे वहाँ पे दूसरा सीन ये चल रहा था कि पापा भी दूसरी साइड पे जाते जा रहे थे। और फिर क्या था, जैसे ही मम्मा को ये चीज़ें पता लगी तो सिर्फ 6 मंथ मम्मी ठीक हुई। ऑपरेशन के बाद मम्मी ठीक रहने लगी। मम्मी की हेयर्स फिर से ग्रो हो गए भाई, मम्मी की हेयर फिर से ग्रो हो गई भाई। होप्स फिर से कायम होने लगी और सोचने लगे कि अब मतलब भगवान है, कहीं ना कहीं रहकर आपकी बात सुन रहा है। तो जैसे जैसे मम्मी के बाल बन रहे थे ना, आ रहे थे, मतलब आप सोचो मम्मी मेरी के ऐसे हेयर्स आए। उस टाइम देखो ना तो कोई कैमरा होता था ना कुछ कि हम फ़ोटो क्लिक कर लेते। ये बात 2008 की है, और 2008 में कोई ऐसे स्पेशल कैमराज एक मिडिल क्लास फैमिली लोगों के पास नहीं हो पाते थे वही। तो कुछ फ़ोटोज़ भी नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस हाँ, हमारे दिमाग की और आँखों की पुतलियों में वो चीज़ थमी सी हुई है। वो बहुत सुंदर लगने लगी। जैसे भाई इंदिरा गांधी के हेयर्स थे ना लास्ट टाइम तक, ऐसे वाले हेयर्स आए मम्मी के, बिल्कुल ब्लैक हेयर। और 6 महीने बस मम्मी ठीक रही। और जैसे जैसे मम्मी को पापा के बारे में और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी कि हाँ अभी कामिनी के पापा जो हैं थोड़ा सा अलग ट्रैक पे हैं, बस फिर क्या था, फिर ज़िंदगी वहीं थमी। और फिर मम्मी को फिर से एक बार कैंसर हो गया। अब की बार जो कैंसर हुआ ना भाई, वो कुछ नेक्स्ट लेवल का था। वो कुछ नेक्स्ट लेवल का था, और उसके बारे में मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी।
अगर सच्ची बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही हो ना वीडियो, तो आज मेरी इस वीडियो को प्लीज़ अपना प्यार देना और भर भर के देना, और भर भर के देना। बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि मैम आप इतने सारे काम करते हो, आप पार्लर रन करते हो, आप सैलून रन करते हो, आप टीचिंग करते हो, आप व्लॉगिंग करते हो, कैसे कर लेते हो ये सारे काम? तो बचपन की इन सारी कमियों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। अभी वो कैसे बनाया ना, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और सच में अगर आप आज इस वीडियो से थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए हो तो आज वीडियो को लाइक, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम या पहले से देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आज सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज आप सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, क्योंकि आपके प्यार का कमेंट ना मेरे दिल तक लगेगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। कल मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए पार्ट 2 लाने की पूरी कोशिश करूँगी। कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना, तभी मैं पार्ट 2 लाने के लिए थोड़ी सी मोटिवेट हो पाऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।